आप सभी को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और सभी भाइयों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आपकी सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम चालू हो रही हैं, तो सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे पढ़ें, अच्छी तरह से आपको अंकों की प्राप्ति हो और आपका भविष्य अच्छा हो। देखिए, मैंने उजाले का मुसाहिब की 2 वीडियो डाल दी है। सब कुछ अगर प्रश्न आता है तो सब कुछ उसी के अंदर से आपको मिल जाएगा। वैसे उसको अच्छी तरह से देखना है, सुनना है, समझना है। देखिए, ज़्यादा बात करेंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी, तो थोड़ा संक्षिप्त रूप में जो चीज़ें हैं उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। देखिए, आज अपने सामने टॉपिक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किसने लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। आपकी बुक जो है गद्य पद्य जो संग्रह है, जो सामान्य हिंदी में, क्योंकि इस गद्य के अंदर कोई कहानी है, तो कोई निबंध है, तो कोई संस्मरण है, तो कोई रेखा चित्र है, तो कोई डायरी है, तो कोई रिपोर्टाज है। अलग अलग गद्य की विधाओं का संकलन होता है। गद्य में एक ही विधा नहीं होती है। जैसे आपके फर्स्ट ईयर में कहानी की स्पेशल बुक है, कंपलसरी में नहीं होती है। कंपलसरी में सारी गद्य की विधाओं से चुन चुन के उनको लिया जाता है। तो इससे पहले आपकी जो है ईदगाह है और उजाले का मुसाहिब वो कहानी है, तो ये क्या है? एक निबंध है। अगर आपसे पूछा जाए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है इसमें, तो ध्यान रखना ये निबंध की एक विधा है। निबंध विधा है ये जो है, अगर विधा का नाम पूछा जाए तो निबंध विधा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित निबंध है। जो कैसा निबंध है, ध्यान रखना, निबंध है निबंध। और निबंध कैसा है, ध्यान रखना, ललित निबंध है। ललित निबंध, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधों के बहुत अच्छे लेखक रहे, जिनकी भाषा शैली सरल, सुबोध और स्पष्ट, जो पढ़ने में रुचिकर होते हैं, लालित्य से परिपूर्ण होते हैं। तो ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जीवन परिचय है वो थोड़ा सा पहले भी मैं बता चुका हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जीवन है, इसका मतलब जो जन्म है वो 1907 में हुआ है। कहाँ हुआ है, ध्यान रखना, दुबे का छपरा। दुबे का छपरा कहाँ पड़ता है? बलिया, बिहार और यूपी के बॉर्डर पर बलिया जिला है। तो बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ है। और देह अवसान कब हुआ है? 1979। 1979 कहाँ हुआ है? दिल्ली, क्योंकि इनके ब्रेन ट्यूमर हो गई थी, ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क में। तो अंतिम सांस जो है इनकी दिल्ली निकली है। अब देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद जो है वो क्या है कि संस्कृत और ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे। क्यों? क्योंकि उनको विरासत में ये सारी चीज़ें मिली थी, क्योंकि उनके पिताजी भी एक संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। तो उनकी माँ ज्योतिषमती थी, वो भी पढ़ी लिखी थी। तो ज्योतिष और संस्कृत के प्रकार विद्वान माने जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जो दिया है कि प्रारंभिक जो शिक्षा है वो गाँव में हुई, लेकिन 1930 में क्या किया है, जो शांति निकेतन है, जो किसका, रविंद्रनाथ ठाकुर, आपने सुना होगा, रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनको 1930 में आमंत्रित किया और ये शांति निकेतन में हिंदी के प्राध्यापक बन गए और 30 से लेकर 50 तक वहीं रहे। उसके बाद 50 के बाद ये कहाँ आए? हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी जो है बनारस में है, उस यूनिवर्सिटी में आकर इन्होंने अपना अध्यापन का कार्य किया है। तो हिंदू विश्वविद्यालय बोलते हैं, हिंदू यूनिवर्सिटी जो है हिंदू विश्वविद्यालय है बनारस की, जिसमें आकर ये अपने हिंदी का इन्होंने अध्यापन कार्य किया है। और बहुत सारी जो काव्य रचनाएँ हैं जिनमें आपने सुना होगा हिंदी साहित्य का आदि का
हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका इनके द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो नामकरण दिया है ना, वो आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है वो इन्होंने लिखी है। इनके अलावा जो दिए हैं कि उपन्यास है, जैसे आपने सुना होगा बाण भट्ट की आत्मकथा है, चारू चंद्र लेख है, और क्या है पुनर्नवा है, और क्या है अनाम दास का पोथा है। समझ लो आप, ये सारे क्या है इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं। इनके अलावा जो निबंध की श्रेणी में जो आते हैं, जो लालित निबंध जिनको अपन कह सकते हैं, उनमें नाम आता है इनका, जिसमें दिया है कि विचार प्रवाह है, विचार और वितर्क है, कुटुज है, अशोक के फूल है। समझ रहे हो आप? तो कल्पना, कल्पना है, कल्पलता, आलोक पर, ये इनके प्रमुख क्या है जो निबंध संग्रह है। तो आपका जो ये निबंध लिया है, ये निबंध लिया है, ये ध्यान रखना, ये किसमें संग्रहित है, संग्रहित किसमें है, ये संग्रहित है कल्पलता, कल्पलता संग्रह, कल्पलता से लिया गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना, आपको व्याख्या आती है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस संग्रह से लिया गया है, कल्पलता से। इस नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका प्रकाशन कब हुआ है, ध्यान रखना 1951 में प्रकाशन हुआ है। नाखून क्यों बढ़ता है इसका, और ये संग्रहित किसमें है, संग्रहित किसमें है, कल्पलता नामक उनका जो निबंध संग्रह है उसमें इसको संग्रहित किया गया है। और उसके बाद जो दिया है कि पद्मश्री, जैसे इनको क्या मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण अलंकारों से नवाजा गया है। और उसके बाद निबंध संग्रह इनका आलोक पर्व है, आलोक पर्व जो दिया है, निबंध संग्रह, निबंध संग्रह क्या है, आलोक पर्व, आलोक पर्व, आलोक पर्व पर 1973 में आलोक पर्व के लिए क्या मिला था, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये इनको मिला था आलोक पर्व के लिए। तो इनके द्वारा जो रचित क्या है, प्रमुख जो उपन्यास है, प्रमुख जो इनके निबंध संग्रह हैं, और ये थोड़ा सा ध्यान रखना कब प्रकाशन हुआ है, किस में से इसको लिया गया है। अब देखिए अपन ज़्यादा बात नहीं करके सीधे अपन चलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, थोड़ा सा सारांश जो है इसमें दिया गया है कि सबसे पहले अपन थोड़ी बात करते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत जैसी की गई है क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक छोटी बच्ची है। अब घर में माँ बाप है और बच्चे होते हैं, तो बच्चों के मन में कोई बात अगर उपजती है तो बच्चे माँ बाप से पूछ लेते हैं। तो यहाँ एक जो लेखक हैं स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्हीं की छोटी बच्ची के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, जिसके लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और विचार करने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो छोटे बच्चे ने ये पूछा है, और छोटे बच्चे जो भी हैं वो जानते भाई हमारे पिताजी जो हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा विद्वान मानते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक है ये, तो चाहे वो है या नहीं है, लेकिन पूछते हैं तो उनको कुछ जवाब मिलता है। तो यहाँ छोटी बच्ची ने जो सवाल पूछा है, वो सवाल क्या है, प्रश्न क्या है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो बच्ची ने जब पूछा तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शक पका गए और सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद ही उनके दिमाग में ये प्रश्न आया है कि आखिरकार नाखून क्यों बढ़ता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, किन किन तथ्यों से इसको जोड़ा है, आदिम मानव से जोड़ा है, आज की मानव सभ्यता से जोड़ा है, मानव की पशु वृत्ति से जोड़ा है, मानव की हिंसात्मक वृत्ति से जोड़ा है। ध्यान रखना इन चीज़ों को, समझ लो आप। तो
जो क्या दिया है, और ये निबंध कैसा है, निबंध विचारात्मक निबंध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विचार किया है इसके ऊपर और इसको समझा है, उसके बाद ही अपने विचारों को इसमें दिखाया गया है। तो देखिए, एक वैज्ञानिक जो साइंस है वो ये कहती है कि नाखून जो होते हैं वो क्या होते हैं कि केराटिन नामक प्रोटीन है, उसकी वजह से नाखून स्वतः ही बढ़ते हैं। जो जानवरों के सींग हैं, नाखून हैं, आदमियों के नाखून हैं, बाल हैं, ये केराटिन नामक प्रोटीन से ही इनको बढ़ोतरी मिलती है। जो आप देखिए, जो नाखून होते हैं, इन नाखूनों के नीचे पीछे कोई कोशिकाओं का जाल बना होता है, कोशिकाओं का जाल, और कोशिकाओं का जो जाल है ना, वही कोशिकाओं का जाल इनको विकसित करने का काम करता है। जो मृत कोशिका होती है, जिनको आप काटते हो, ये क्या है, मृत कोशिका, तो वो जो जाल है जो विकास जब करता है ना, तो कोशिकाएं आगे मृत कोशिकाओं को धकेल देती है, तो उनकी जगह नए नाखून होकर आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए लेखक ने इनको क्या माना है, थोड़ा सा मतलब बेहया टाइप का माना है कि इनको काट दो फिर भी ये तैयार हो जाते हैं, तो बेहया दिखाया है इनको। तो इस तरह की जो बातें हैं वो इसमें दिखाई हैं, उन्हीं के ऊपर ये टिप्पणी लिखी है उन्होंने। तो देखिए क्या लिखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध ललित निबंध है, जो कि उनकी कल्पलता नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है, जिसका प्रकाशन 1951 में हुआ है। इस निबंध में मनुष्य की हिंसा वृत्ति को समाप्त करने का संदेश दिया है। मनुष्य की हिंसा वृत्ति कि मानव की जो हिंसा वृत्ति है उसको समाप्त करने की ओर इशारा किया गया है, क्योंकि नाखून जो है वो चीरफाड़ करने और शिकार करने और काटने खरोंचने के लिए काम आते, तो हिंसात्मक प्रवृत्ति है उसके अंतर्गत। तो हिंसात्मक वृत्ति को समाप्त करने का संदेश दिया है। निबंध में वो स्थापित करते हैं कि नाखून मनुष्य की हिंसा वृत्ति के प्रतीक है। नाखून बढ़ाने का मतलब क्या है, हिंसा वृत्ति, अहिंसा नहीं, हिंसा वृत्ति दिखाई देता है नाखून। इसका मतलब है कि सब नहीं है, संस्कृत जो है अच्छी नहीं है, तो वो हिंसात्मक प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं। उनको काटने की प्रक्रिया ये संकेत करती है, नाखून को काटने की प्रक्रिया क्या संकेत करती है कि वह अपनी हिंसा वृत्ति को समाप्त करना चाहता है। इसका मतलब है कि मानव हिंसा को छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहता है, लेकिन हिंसात्मक वृत्ति है ऐसे ही नहीं छोड़ती, धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे होता है। तो क्या दिया है कि उनको काटने की प्रक्रिया संकेत करती है, मानव को नाखून काटने की प्रक्रिया, कि वह अपनी हिंसा वृत्ति को समाप्त करना चाहता है। इसका मतलब है पशुता को छोड़कर मानवता की ओर इशारा किया गया है। पर मनुष्य को हिंसा वृत्ति नाखून से लेकर शस्त्र परमाणु बम तक निरंतर बढ़ती रही है। मनुष्य की हिंसा वृत्ति, अरे शुरुआती जो आदिम मानव था उसके पास और कुछ नहीं था, सिर्फ नाखून थे। अपने शिकार को पकड़ना, उनको खरोंचना, उनको फाड़ना, उनके टुकड़े करना, सब औजार के रूप में काम लिया जाता था नाखून। तो क्या दिया है कि मनुष्य को हिंसा वृत्ति नाखून से लेकर अस्त्र शस्त्र, लेकिन ये हिंसा वृत्ति रुकी नहीं है, निरंतर उसका विकास होता रहा है। मानव ने नाखून काट लिया तो उसकी जगह क्या कर लिया, अस्त्र और शस्त्रों का निर्माण कर लिया, जिसमें जैसे वनमानस जो लोग दिखाए प्रभु श्री राम की सेना में भी दिखाए, उनके पास हड्डियों के अस्त्र शस्त्र थे। आपने सुना है कि हड्डियों के अस्त्र शस्त्र हैं जिनमें वो काम करते थे। उसके बाद पत्थरों से उनका जो है आग का जलाना, उसको विकास दिया है। उसके बाद में जो अस्त्र शस्त्र के बाद अणु परमाणु जो बनाए हैं, तो अणु परमाणु बनाए हैं वो भी ही हिंसा प्रवृत्ति का ही एक विकसित रूप है, जिसका उदाहरण दिया है इसमें कि मानव का विकसित रूप इतना हो गया हिंसा वृत्ति का कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को कहाँ गिराया था, जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिराया था वो मानव की हिंसा वृत्ति की ओर इशारा करता है। समाप्त नहीं है, समाप्त नहीं हुई है, अब भी वो निरंतर आगे बढ़ रही है, जिसमें
बहुत जन धन की हानि हुई थी। और दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है कि जो कामसूत्र है, जो वात्सायन द्वारा लिखित जो कामसूत्र है ना, उस कामसूत्र में भी नाखूनों की विशेषता, उनकी प्रवृत्ति, उनकी सजावट के विषय में लिखा है। तो नाखून कैसे होते थे, नाखूनों को शुरू के दौर पर सजाने का प्रकार भी उन्होंने दिखाया है, उनके रंग रोगन, उनको सजाने का प्रकार दिखाया है। तो मानव अपनी सुविधा अनुसार नाखूनों को रखता आया है। तो नाखून क्या है, मेन हिंसात्मक प्रवृत्ति की ओर इशारा किया है। उसकी बर्बरता कभी समाप्त नहीं होती। मानव जो है ना, उसकी क्या दिया है, उसकी बर्बरता, बर्बरता का मतलब पशुता, पशुता का मतलब है जो जानवर में जो मूलभूत गुण होते हैं ना, वही मानव के अंदर भी समाहित है, लेकिन उस बर्बरता को छोड़कर अब थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। तो अहिंसा जो दिखाया है कि गांधी जी ने इसी हिंसा वृत्ति को समाप्त करने के लिए अहिंसा पर चलने का संकेत किया था। इसमें उदाहरण दिया है महात्मा गौतम बुद्ध का दिया है, जिसने शांति का संदेश दिया है। दूसरा उदाहरण महात्मा गांधी का दिया है, जो अहिंसा की ओर अग्रसर होते हुए दिखाया है। तो गांधी जी ने हिंसा वृत्ति को समाप्त करने के लिए क्या दिया है, अहिंसा को अपनाने का आग्रह किया है। अहिंसा को आपने सुना है, गांधी जी के 3 बंधन, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, है। और गांधी जी का स्वभाव भी कैसा था कि अगर किसी ने एक थप्पड़ मार दिया तो दूसरा गाल भी आगे कर देते थे। लेकिन अब वो ज़माना नहीं है, अब वो ज़माना नहीं है, इसलिए ऐसा करना भी नहीं है। अहिंसा अगर कोई सहन करने की क्षमता भी होती है, नहीं क्या, कब तक सहन करेगा, लेकिन फिर भी अहिंसा को अपनाने की ओर इशारा किया है, क्योंकि अहिंसा से ही मानव जीवन में शांति स्थापित हो सकती है। तो क्या दिया है कि अपनाने का आग्रह, उन्होंने अपनाने का आग्रह, अहिंसा पर जोर दिया। तो देखो, देश के दुश्मनों ने उनको भी गोली मार दी और दुनिया से ही विदा कर दिया। अर्थात हिंसा की विजय हुई, आज से नहीं, पहले से ही हिंसा की विजय होती आई है। पर इसमें गांधी जी द्वारा स्थापित अहिंसा का महत्व कम नहीं हुआ। मर तो गए, लेकिन आज भी उनके द्वारा हिंसा जो दिया गया है उसका अनुसरण आज भी करते हैं। मनुष्य की स्थायी संपत्ति भी अहिंसा है। स्थायी संपत्ति जिसे अपन कह सकते हैं कि हमारे गॉड गिफ्ट जो है, जिसमें सत्य, अहिंसा और परम धर्म, ये हमारे गॉड गिफ्ट है जो हमेशा हमारे साथ रहे। हिंसा हमारी क्या नहीं है, स्थायी संपत्ति नहीं है। हिंसा को तो हम संसार में आने के बाद अपनाते हैं। मानवता के हित में यही है कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। हम गांधी जी का अनुसरण करें और तभी क्या हो सकती है कि मन में शांति और पूरे देश में शांति, मानव जगत का कल्याण प्रेम के माध्यम से हो सकता है। ये चीज़ें इसमें दी हैं। अब देखिए, इसके अलावा और जो चीज़ें दिखाई गई हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या दिया है कि इसमें किन किन चीज़ों को समझाने की ओर इशारा किया है, पॉइंटों को थोड़ा सा नोट कर लेना। तो देखिए कौन कौन सी चीज़ दिखाएं। नाखून क्या है, नाखून बढ़ना मानव की क्या है, सहज, मानव की सहज वृत्ति है। क्या है, नाखून काटना मानव सभ्यता का प्रतीक है। क्या दिया है, नाखून बढ़ाना, हिंसा प्रति हिंसा
हिंसा वृत्ति का क्या है, संकेत। और क्या दिया है, नाखून, नाखून क्या दिया है, मानव में क्या है, पशुता, मानव में पशुता तथा बर्बरता, बर्बरता की क्या है, बर्बरता के लक्षण। और क्या दिया है, गांधी व क्या है, बुद्धि की प्रेरणा, बुद्धि की प्रेरणा से क्या दिखाया है, जीवन सार्थक, जीवन की क्या दिखाई है, सार्थकता, क्या क्या दिखाया है, हिंसा को छोड़कर, हिंसा को छोड़कर अहिंसा, अहिंसा के मार्ग को अपनाना, अहिंसा के मार्ग को अपनाना। और देखिए, विश्व शांति, विश्व शांति और मानव प्रेम, मानव प्रेम के द्वारा क्या है, जगत कल्याण, जगत कल्याण। और क्या दिखाया है, नाखून, नाखून बढ़ना, आदिम मानव की क्या है, निशानी, या फिर अपन कहते हैं अस्त्र, अस्त्र। ये सारे पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हो गए आपके। तो ये थोड़ा सा पॉइंटों को देखना, समझना। देखिए, इसमें जो दिया है भाई, इसमें लिखा है नाखून बढ़ना मानव की सहज प्रवृत्ति है। इस पर विचार किया है लेखक ने, गुड़िया ने पूछा है, बच्ची ने, लेखक ने सोचा है कि मानव जो है नाखून का बढ़ना एक सहज प्रवृत्ति है, लेकिन उस नाखून को कहाँ, किस जगह, कैसे काम लेना है, क्योंकि शुरुआती दौर के नाखून है जो मानव सभ्यता का विकास हुआ है तब से, तो उसको अस्त्र शस्त्र के रूप में काम लिया है, चीरफाड़ और नोच खरोच के लिए काम आया है अस्त्र के रूप में। तो ये क्या है कि बढ़ना मानव की सहज प्रवृत्ति है, और सहज प्रवृत्ति के पीछे क्या दिया है, जो साइंस का फॉर्मूला है, जिसमें मृत कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं, इनके नीचे जीवाणु को जाल होता है, वो मृत कोशिका को आगे धकेल देती है, और उसके बाद में नई कोशिकाओं का आगमन होता है, फिर वो बढ़ते रहते हैं, जिसमें बाल है और अपने जो है नाखून, ये सब केराटिन नामक प्रोटीन से इनका विकास होता है। तो ये क्या दिया है, सहज वृत्ति है जो चलती रहती है मानव जीवन। नाखून काटना मानव सभ्यता का प्रतीक, लेकिन आज का जो मानव है, उस मानव क्या कर रहा है, उस नाखून को काट रहा है। तो काटने का मतलब है क्या, सभ्यता का धीरे धीरे हिंसा को छोड़कर क्या है कि अहिंसा के मार्ग पर बढ़ते हुए दिखाया है। इसका मतलब है पशुता को छोड़कर मानव सभ्यता की ओर बढ़ रहा है। थोड़ा सा चीज़ों को देखना, नाखून बढ़ाना हिंसा वृत्ति का संकेत है। नाखून, क्योंकि शुरुआत में जो नाखून कौन बढ़ाते थे, नाखून वही लोग बढ़ाते थे जो बुरे विचारधारा या प्रवृत्ति के लोग होते, जो शिकार करने के लिए नाखूनों को चीर फाड़ काटने के लिए। तो ये क्या है, नाखून बढ़ाना हिंसा वृत्ति
की ओर इशारा करता है कि आदमी गलत तरीका का, गलत व्यवहार का है, तो पशुता की ओर इशारा किया है। क्या दिया है? नाखून मानव में पशुता तथा बर्बरता के लक्षण। नाखून बढ़ाना, इसका मतलब है कि नाखून ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी गंदगी भी घुसती है, तो फिर वो किसकी श्रेणी में रखा है? पशुता। मानव शब्द नहीं है, उसको अस्त्र के रूप में आज भी प्रयोग ले रहा है। उसकी बर्बरता, उसकी मानसिकता, उसकी सोच गलत चीज़ की ओर साबित करती है। क्या दिया है? गांधी और बुद्ध की प्रेरणाशील जीवन की सार्थकता। इसका मतलब है कि जगत के कल्याण के लिए महात्मा गांधी के द्वारा क्या है? अहिंसा, और गौतम बुद्ध के द्वारा शांति की जो पहल की गई है ना, ये ऐसे दो पहलू हैं जो जगत का कल्याण कर सकते हैं। तो क्या दिया? हिंसा को छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर अपनाना। इसका मतलब है कि मूल जो चीज़ है वो गांधी जी की जो अहिंसा है उसको अपनाया जाए तो सारे विश्व का कल्याण हो सकता है। उसके ऊपर उन्होंने दृष्टिकोण रखा है अपना। क्या दिया है? विश्व शांति, मानव प्रेम के द्वारा जगत कल्याण। सीधी बात है कि विश्व शांति, अगर हम शांति चाहते हैं तो अस्त्र नाखून के रूप में जो विकसित रूप आज ऑटो बम, अणु परमाणु अस्त्र शस्त्र, लोहे के जो हथियार जो मिल रहे हैं, जिसमें जापान में यूज किया गया है हिरोशिमा नागासाकी पर, वहाँ बिल्कुल तबाह कर दी गई है, तो उसका विकसित रूप आज भी मानव के पास है। लेकिन वो कहता है कि इन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो विश्व में शांति, मानव के अंदर प्रेम होगा, प्रेम में भाईचारा होगा, तो मानव जगत का कल्याण कर सकता है। क्या दिया है? नाखून बढ़ना आदिम मानव की निशानी अस्त्र के रूप में थी। इसका मतलब है आदिम मानव का मतलब